भी किया गया है, लेकिन ये कोशिश करेंगे और बहुत जल्द दोबारा कोशिश करेंगे। मेरे पास जो अंदर की तला है, क्यों? क्योंकि मिलिट्री के जो जनरल्स हैं इस टाइम टॉप के ऊपर बैठे हुए, जो ये करवाना चाहते थे, जनरल आसिम मुनीर और उनके कुछ साथी, वो बहुत ज़्यादा खफा हैं इनसे, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने नंबर पूरे कर दिए थे, ये हिफाजत नहीं कर सके या वो मनूवरिंग नहीं कर सके और फजल रहमान साहब को नहीं मना सके। मैंने कुछ थोड़ा सा आपको तज्जिया दिया था कि हो सकता है कि फजल रहमान साहब जानबूझ के ही ना मान रहे हों, और ये भी हो सकता है क्योंकि मुसवदा इनके सामने नहीं था। मैं तज्जिया ही दे रहा हूँ आपके सामने, ये अगली बात मेरी खबर नहीं है। तज्जिया मेरा ये है कि क्योंकि इनमें से किसी एक को दूसरे पर एतबार नहीं था। इनको नहीं पता था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो मुसवदा तैयार करवाया है ये असल में है क्या, इसमें इनको कितना टाइट कर रहे हैं वो, और इसलिए ये उन पर एतबार नहीं कर रहे थे। वो मुसवदा वक्त से पहले इनको देकर इन पर एतबार नहीं कर रहे थे। इस बेएतबारी की नजर हुआ ये सारा, वरना अमेंडमेंट इन्होंने करवा लेनी थी, इन्होंने वो इंतजाम सारे किए हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवानू और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, बगैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो सबसे पहली खबर रखेंगे आपके सामने या मौजूदा सूरत हाल, वो वही आइनी तरमीम थी जो 26वीं आइनी तरमीम की जानी थी, और उसका इस वक्त डिबैकल हुआ है। उसमें इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन हुई है हुकूमत के लिए, एक मैं टेम्परेरी कहूँगा, एक टेम्परेरी शिकस्त हुई है, क्योंकि परमानेंट तो नहीं, कोशिश ये करते रहेंगे। काजी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त इनको एक हार हुई है और इनको वो तमाम अपने जो मजमूम मकासद थे और मजमूम तरामीम थी उन समेत सब कुछ वापस उठाना पड़ा है। मीन इस पूरे गंद का टोकरा जो है इन्हें अपने सर पर उठाकर वापस रुखसत होना पड़ा है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा है। आज काबीना का इजलास ही नहीं हुआ, मतलब कि काबीना ने ही अप्रूवल नहीं दी पहले, क्योंकि इनको पता चल चुका था इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। भरपूर कोशिश की कौमी असम्बली में तो शायद मार धाड़ करके नंबर फिर भी कुछ कर लेना था। सेनेट में ज़्यादा बड़ा मसला था और नंबर्स उस तरीके से पूरे करना मुश्किल थे। इन तमाम हालात में बहरहाल फ़िलहाल आपके लिए एक भले टेम्परेरी लेकिन एक सुकून की बात यह है, आपके लिए एक खबर है राहत की। भले वो मैंने जैसे आपको कहा कि एक टेम्परेरी फेज़ है, उसके बाद ये फिर से हमलावर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, अदालतों पर भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जैसा मतनाज़े और माजरत के साथ इखलाकी तौर पर नीच शख्स जब तक उस पोजीशन पर बैठा है तो वो उससे आप किसी किस्म की खैर की तवक्को करें। वो अपने इक़्तिदार के लिए रूह तो अपनी पहले ही बेच चुका है, वो पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी चीज़ को बेचने को तैयार। आप लोगों को समझ आ रही होगी कि भले वो जो उनके ऊपर रेफरेंस था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया था, और मैं ये नहीं कहता गलत बनाया था, सही बनाया था, लेकिन एक बात ज़रूर इस सारे में से तय हो गई कि उस रेफरेंस में जो रसीदें मांगी गई थी काजी फ़ायज़ ईसा से कि उन्होंने जो अपार्टमेंट लंदन में ले रखा था उनकी बेगम के नाम, और बेगम की जो शहरियत थी जो छुपाई हुई थी, जो बताई नहीं थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिए थे। लेकिन आज समझ आती है कि एक शख्स जो अपनी एक्सटेंशन के लिए अपने पूरे इदारे को बेचना तो चले और बात, उसे तबाह करने की हद तक तैयार हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही तबाह करने को तैयार हो, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के साथ मिलकर, उस शख्स की आप खुद सोचिए कि उसकी इखलाकी हालत जो है वो क्या होगी, उसकी जो रेमिफिकेशंस और वो शख्स पाकिस्तान के लिए ला सकता है वो क्या, उसे लामतनाही है, लामहदूद है उसकी डिज़ायर्स भी, और उसकी शैतानी से पाकिस्तान के ऊपर जो बुरे असरात पड़ने हैं वो आपकी सोच से अभी ज़्यादा है। इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ नई चीज़ें भी सामने आई थी। बहरहाल अभी तो मैंने आपको बताया कि डिबैकल हो गया, इनके साथ कोलैप्स हो गया ये, और अभी फ़िलहाल तो उस अमेंडमेंट को पास नहीं करवा सकते थे। उस अमेंडमेंट के अंदर एक बारीक कार्रवाई ये भी की जा रही थी कि एक ऐसी अमेंडमेंट की जाए जिसके बाद जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगानी है वो आईनी अदालत के सुपुर्द कर दी जानी थी। मतलब काजी फ़ायज़ ईसा क्योंकि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होने थे, सुप्रीम कोर्ट से वो चीज़ छीन के आईनी अदालत के सुपुर्द करनी थी, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब पाबंदी लगाएंगे उसको दहशतगर्द तंजीम करार देकर या इंतहा पसंद तंजीम करार देकर, जमात करार देकर, फिर काजी साहब के पास वो जाए और काजी साहब इंडोर्स कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर ये हतमी तौर पर पाबंदी लगा दें। ये था प्लान। एक और अमेंडमेंट थी जो बड़ी खतरनाक थी, वो थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी वक्त भी किसी के घर भी उठ के किसी की माँ बहन बेटी को उठा लें, उसको उठा लें, बदतमीजी करें, मारें, उस बंदे को उठा के ले जाएं, महीनों अपने पास रखें, बाद में छोड़ दें, या कहें कि हाँ इसका अब मिलिट्री ट्रायल होगा, कोर्ट मार्शल होगा, मिलिट्री ट्रायल होगा, उन्हें कोई हाई कोर्ट पूछ नहीं सकती। हाई कोर्ट को पाबंद कर दिया था कि अगर वो किसी भी इदारे को नहीं पूछ सकते, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगर मुल्की सलामती के लिए वो कोई काम कर रही है, किसी को उन्होंने उठाया, मतलब हाई कोर्ट्स को शटअप कर दिया सारे प्रोसेस में कि किसी को इंटेलिजेंस एजेंसीज जब दिल करे उठा लें, ISI उठा लें, MI उठा लें, लेकिन हाई कोर्ट उसमें कोई दखल अंदाजी ना दे, ना पूछ सकी। ये भी बारीक कार्रवाई डालने की कोशिश थी। बाकी तो आपको सब कुछ हम बता ही चुके हैं। अब की सूरत हाल ये है कि अब बोरिया बिस्तरा गोल है। अब इस जो इजलास है इसे गैर कोई डेट दिए हुए, कोई तारीख दिए हुए
इसे मुलतवी किया गया है, लेकिन ये कोशिश करेंगे और बहुत जल्द दोबारा कोशिश करेंगे। मेरे पास जो अंदर की तला है, क्यों? क्योंकि मिलिट्री के जो जनरल्स हैं इस टाइम टॉप के ऊपर बैठे हुए, जो ये करवाना चाहते थे, जनरल आसिम मुनीर और उनके कुछ साथी, वो बहुत ज़्यादा खफा हैं इनसे, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने नंबर पूरे कर दिए थे, ये हिफाजत नहीं कर सके या वो मनूवरिंग नहीं कर सके और फजल रहमान साहब को नहीं मना सके। मैंने कुछ थोड़ा सा आपको तज्जिया दिया था कि हो सकता है कि फजल रहमान साहब जानबूझ के ही ना मान रहे हों, और ये भी हो सकता है क्योंकि मुसव्वदा इनके सामने नहीं था। मैं तज्जिया ही दे रहा हूँ आपके सामने, ये अगली बात मेरी खबर नहीं है। तज्जिया मेरा ये है कि क्योंकि इनमें से किसी एक को दूसरे पर एतबार नहीं था। इनको नहीं पता था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो मुसव्वदा तैयार करवाया है ये असल में है क्या, इसमें इनको कितना टाइट कर रहे हैं वो, और इसलिए ये उन पर एतबार नहीं कर रहे थे। वो मुसव्वदा वक्त से पहले इनको देकर इन पर एतबार नहीं कर रहे थे। इस बेएतबारी की नज़र हुआ ये सारा, वरना अमेंडमेंट इन्होंने करवा लेनी थी। इन्होंने वो इंतजाम सारे किए हुए थे, लोगों को उठाया हुआ था, लोग इनके पास थे और इन्होंने जैसे तैसे करके वोटिंग करवानी थी। बाद में जैसे ही वो वोटिंग हो जानी थी, ये पास करवा लेनी थी जैसे अमेंडमेंट, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही खत्म हो गई, वो तो हाई कोर्ट बन गई ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर एक नई सुप्रीम कोर्ट बन गई, जैसे फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी जिसको आप कह सकते हैं आईनी अदालत, जैसे इन्होंने नाम रखा था, हम उसे मार्शल कोर्ट अदालत कह सकते हैं या मार्शल कोर्ट कह सकते हैं उसे हम, क्योंकि वो मार्शाला की ही एक फॉर्म है, क्योंकि ये आईनी तरमीम नहीं थी अगर आप गौर से देखें। इसे आप पीसीओ कह सकते हैं अदालतों के ऊपर, इस तरमीम को आप मार्शाला कह सकते हैं, इस तरमीम को आप एमरजेंसी कह सकते हैं, मिलिट्री आर्मी चीफ की तरफ से लगाई हुई। तो फिर ये अदालत जो बननी थी, जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह रहे हैं, इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कहना चाहिए, इसे मार्शल कोर्ट कहना चाहिए। कोर्ट मार्शल तो आपने सुना था, ये नई जो अदालत हो रही थी ये मार्शल कोर्ट ही थी, क्योंकि ये आर्मी चीफ की ही अदालत होनी थी और उन्हीं की मर्जी पे बन रही थी और उन्हीं के लिए इन्होंने फैसले देने थे। तो इसलिए बुनियादी तौर पर तो ये कू था पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर, ये कू था पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है, इंडिपेंडेंस है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है इन तमाम लोगों पर जो इसकी प्लानिंग कर रहे थे और इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि अब इन्हें ये मुलतवी करना पड़ा है, लेकिन आज दोबारा बिलावल जरदारी बार बार मौलाना साहब के साथ ये लोग मिलते रहे। बिलावल जरदारी भी गए, शायद खकान अब्बासी भी गए, मिफ्ता इस्माइल भी गए। अब देखते हैं खकान अब्बासी साहब शायद इस अमेंडमेंट के खिलाफ ना गए हों, ये मुझे नहीं पता, अभी पता चलेगा कि वो इसके खिलाफ गए या हक में गए। बहरहाल उन्होंने भी मुलाकात की। बिलावल जरदारी का तो आपको पता ही है कि वो ये अमेंडमेंट करवाना चाहते थे और उन्होंने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। आज दोबारा मौलाना से मुलाकात करते रहे और फिर नवीद कमर साहब ने, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर, जब इनको हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, जब हाथ में कुछ ना आया, तो अब फिर जमहूरियत पसंद होने का भी लबादा वापस उड़ना था और फिर कहा कि हमें भी इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमें भी प्रॉब्लम्स थे, हम भी नहीं चाहते थे ये अमेंडमेंट इस तरीके से पास हो। आप याद कीजिए कि ये लोग कितनी सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि ये अमेंडमेंट पास हो। जब ये ना हो सकी तो उसके बाद आज पीपल्स पार्टी को जमहूरी होने का भी शौक हो रहा था, लेकिन अब ये सब नंगे हो चुके हैं। अब नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, एमक्यूएम हो, इन तमाम लोगों के असल चेहरे, काफ लीग हो का जो शुजात साहब की है, जो अलीम खान साहब की पार्टी है वो हो, ये तमाम पार्टीज़ अब नंगी हो चुकी हैं। इनके मुंह से अब दोबारा जमहूरियत का अलाप नज़र नहीं आता। कल जब ये अमेंडमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इज्तिमाई ज़्यादती कर रहे थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, एन उस वक्त बिलावल जरदारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के आलमी दिन के लिए एक वीडियो भी लॉन्च की थी और बुलंदोबाग दावे किए थे, बुलंदोबांग दावे किए थे कि किस तरीके से उनके नाना, उनकी वालदा ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो भी उसके ऊपर डिटरमिन्ड हैं कि कुर्बानी देंगे और जमहूरियत की प्रोटेक्शन करेंगे। एन उस दिन ये सब कुछ हो रहा था। ये भी ज़हन में रखिए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर चरागा किया गया था, जी हाँ, लाइटिंग की गई थी जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से, और एन उस दिन जमहूरियत का शब खून किया जा रहा था उसी पार्लियामेंट के अंदर। बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है। बहरहाल हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को हजीमत उठाना पड़ी। आज फैसल वाडा, जो आपको पता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, वो आज जब पार्लियामेंट से निकले तो बहुत खफा थे, गुस्से में थे। हुकूमत को उन्होंने नालायक, नाअहल करार दिया। उन्होंने कहा इनसे पूछे, बहुत गुस्से में गए। उन्होंने कहा कि इनके ज़ुम्मे एक काम लगाया था, इनसे ये भी नहीं हुआ। अब ये डेट ये दे रहे हैं, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि जनरल्स इनसे बहुत शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि वो अचीव नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। अब अगली बात यह है कि शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क आ रहे हैं, जहां हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारी जो न्यूयॉर्क की तंजीम है, वहाँ पर बिल्कुल तमाम लोग, अमजद नवाज साहब हेड करते हैं न्यूयॉर्क के हमारे चैप्टर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज ही हमने एक मीटिंग की है उस सिलसिले में, और शहबाज शरीफ जब यहाँ पहुँचेंगे तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने आना चाहते हैं छोटू चाचू जो है, तो हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे उनके काले करतूतों के खिलाफ। आज हमारी उसके बारे में प्लानिंग हुई है, और एक तो ये बताना था कि वो अब आ रहे हैं यूएन, तो हमारी भी यहाँ तैयारी है जब वो तशरीफ़ लाएंगे। अगली बात यह है कि अब ये कहा गया है कि जब तक शहबाज शरीफ वापस नहीं आते यूएन तक ये अमेंडमेंट नहीं लाई जाएगी। मैं ऐसे एग्री नहीं करता। ये नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही पूरे हो गए ये रातों रात भी इस अमेंडमेंट को करवा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वकला हो, दूसरे तमाम लोग हों, 26 अक्टूबर तक, जब तक काजी साहब जैसी आलाइश जो है उससे निजात माजरत के साथ नहीं मिलती, आलाइश का मतलब मेरा अदालती आलाइश मैं कहूँगा, वैसे इंसान के तौर पर उन्हें यह नहीं कहूँगा, तो जो अदालती आलाइश है वो जब तक नहीं निकलती
और तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि ये खतरा पूरा हो गया। बार बार एफर्ट होगी जब तक काजी बैठा हुआ है उसको बिठाने के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह करने के लिए। तो ये तो हो गई सूरत हाल कि ये डिफीट हुई है, टेम्परेरी डिफीट हुई है। मैं इसे बार बार आपके सामने रख रहा हूँ। ये दोबारा एफर्ट करेंगे। स्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज़ है, जनरल्स जो हैं ये जनरल्स के साथ नाराज़ हैं कि हमें वक्त पर आपने नहीं दिया जो मसवदा था, देते तो हम ये करवा लेते। उन्हें इन पर एतबार नहीं था, इन्हें उन पर एतबार नहीं था, तो ये बेएतबारी में, क्योंकि चोर चोरी करते हुए एक दूसरे से बेएतबारी कर रहे थे, तो ये सारे मारे गए। बहरहाल फिलहाल एक चैन की खबर है। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA जिनको इन्होंने अगवा किया हुआ था, ब्रिगेडियर घुमन, वो अब रिपोर्टेडली वापस आ चुके हैं। अदील राजा ने ट्वीट किया है और भी सहाफ़ियों ने उसके ऊपर ट्वीट किया है कि ब्रिगेडियर घुमन जो है वो वापस आ चुके हैं। अच्छा, हमारे MNAs को सबको पता है अब अगर कोई अगवा होता है तो इसका मतलब यह है कि वो जानबूझ के अगवा हो रहा है। मैं बड़े आपके सामने ये वाज़ेह बात रखना चाहता हूँ। तो हल्के के लोग जो हैं, आज के बाद जो MNA अगवा हो उसका एहतसाब आपने खुद करना है, क्योंकि अगर मियाँ असलम इकबाल, हमाद अज़हर और सबसे बढ़ के मुराद सईद अगर वो 1.5 साल से लापता ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने आप को हाइड किया हुआ है, तो ये क्या MNAs जो हैं ये 26 तारीख तक डिसिप्लिन नहीं हो सकते? ये बिहेव नहीं कर सकते? जब पूरी कौम और इमरान खान की ज़िंदगी मौत इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये फिर रहे हैं अपने हलकों में, अपने इलाकों में, ये तैयार नहीं है कहीं पर जाने के लिए। इनके लिए पार्टी ने इंतज़ाम किया हुआ है, इनके लिए जगह का मुनासिब इंतजाम किया हुआ है। ये वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इन्हें कोई नहीं उठाएगा। उस जगह पर लीगल प्रोटेक्शन इन्हें होगी, कानूनी प्रोटेक्शन होगी, पुलिस होगी इनकी हिफाजत के लिए। ये वहाँ नहीं जा रहे जो जगह इनको बताई है। तो आज के बाद अगर कोई MNA पंजाब से गायब होता है और तो आपने फिर उनका एहतसाब खुद करना है। ये आपको पता हो कि वो जान के हो रहा है, फिर माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। लेकिन आज के बाद भी अगर हमारे MNAs दोबारा कोई 26 तारीख तक होता है, चले लंबा अरसा तो हम समझ सकते हैं कि लंबा अरसा इंसान नहीं रह सकता, लेकिन ये 1 महीना तो आप, सवा महीना तो निकाल सकते हैं ना। और वहाँ कौन सा आपने जेल में रहना, आपको खाना पीना सारा इंतजाम आपका वहाँ पर पार्टी ने किया हुआ है। आप इवन अपनी फैमिली को वहाँ जाके साथ रख सकते हैं। तो अब एक तो जो MNAs हैं आइंदा उम्मीद करेंगे कि वो एहतियात करेंगे। पहले तो उन्होंने नहीं की और सबकी, पूरे मुल्क की सेफ्टी को उन्होंने जेपटाइज किया। ये 13 MNAs हैं, स्पेशली जो MNAs ऐसे हैं जो आज़ाद हैं, जिनको डिक्लेयर किसी तरफ नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ना वैसे। इनकी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके लिए इंतजामात हैं। जी नाज़रीन, आप वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। डॉक्टर साहब जो हैं, गिल साहब जो तहरीक इंसाफ का ऐसा थे, यहाँ पे इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ आपने देखा। फिर यहाँ से ये किसी तरह जान छुड़ाकर भाग गए और अब बैरून मुल्क से जाकर ये तजिया पेश करते हैं और इनकी तजिए में बड़ी जान होती है। इनकी काफ़ी जो हैं वो सोर्सेज हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी जो सियासत है यहाँ पे, इवन के इदारों में भी इनके काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तो ये जो खबर लेके आते हैं वो बड़ी पते की और बड़ी ज़बरदस्त खबर होती है इनकी। जैसा कि आपने सुन भी लिया, इन्होंने ये आपको बताया कि जो आर्मी चीफ साहब हैं वो इस बात पे काफ़ी नाराज़ हैं। अब ज़ाहिर है कि आर्मी का एक अमल दखल तो है पाकिस्तानी सियासत में, और पाकिस्तानी सियासत जो है वो आर्मी के बगैर जो है वो चलने की जब भी कोशिश करती है, फिर इसको गिरा लिया जाता है, टापल कर लिया जाता है और आर्मी को कोई ना कोई कंधे जो है वो मिल ही जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है आर्मी चीफ को जो है अपने मनपसंद चीफ जस्टिस भी चाहिए, फिर उनको एक्सटेंशन भी चाहिए। अब ज़ाहिर है एक्सटेंशन जो है, पीछे 4-5 जनरल जो हैं वो कतार बनाए खड़े होते हैं। तो जो असूली तौर पे तो होना तो ये चाहिए कि किसी भी चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जितना इनका टेन्योर है वही टेन्योर जो है वो उनके लिए काफ़ी होता है। ये जाएँ बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर हो जाएँ और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो अपनी आराम से गुजारें। लेकिन इनको नाज़रीन काम जिस तरीके से बादशाहत का शौक होता है, तो इन लोगों को भी ज़ाहिर है अब एक ताकत है, एक दबदबा है, उस दबदबे को कौन छोड़ना चाहता है। तो इनकी भी ख्वाहिश ये होती है कि ये इनका इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तूल पकड़े। तो अब ज़ाहिर है इक़्तिदार तूल पकड़ने का जो कुंजी है, जो चाबी है, वो मौलाना के पास थी और मौलाना ने वो चाबी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अब बहुत हो चुका, हर हुकूमत के साथ मैंने इसी तरह किया, हर दफ़ा डील की, लेकिन अब नहीं करता हूँ। तो मौलाना जो है वो सुनने में आया है कि अताब में भी हैं और जो बाकी लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो काफ़ी गुस्से में है और शहबाज शरीफ की तलबियाँ हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी और बगैर किसी सोचे समझे इन्होंने ये तरमीम जो पेश की या बगैर तैयारी की। तो जैसे फैसल वाउडर ने भी फरमाया कि जी ये नायलों और नकमों का टोला है जो इन्होंने, नहीं तो अब एक फैसल वाउडर जैसे एक यानी ये कह लें कि इंतहाई निकम्मे किस्म के सेनेटर ने भी इन पर फप्ती कसी है और उसको जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। उसने भी कहा है कि जी ये निकम्मे और नाअहल हैं, नहीं तो ये उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इन्होंने उल्टा लटकाया हुआ है, तो क्या उसके साथ जवाब तलबी नहीं हो सकती थी। बहरहाल
अब ज़ाहिर है वो बड़े लोगों का बंदा है, तो उसके साथ तो ये जवाब तलबी नहीं कर सकते। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।